गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैन यू हियर मी? यस यस यस। ओके ओके ओके। चलिए साहब, एक काम तो हुआ। कैन यू सी मी? चलिए बच्चों, कल हम बात करने जा रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। हम पेज नंबर 101 पे आ चुके हैं। आप जानते हैं जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर भी होगा, गैमेट का फ्यूजन भी होगा। तो ये सारे प्रोसेस इंक्लूड किए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, मींस गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अरे होगा नहीं होगा? पॉलिनेशन मींस गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट आ जाएगा सब। फ्यूज होने के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो आ गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आएगा नहीं आएगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, ये सब क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से ही पता है आपको। प्लांट में फ्लावर आने से पहले ये डिसाइड हो जाता है कि प्लांट फ्लावरिंग करने वाला है। फ्लावरिंग से पहले ही प्लांट में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनाटॉमी के 1-2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, एनाटॉमी के मैं 1-2 पॉइंट ले रहा हूं जो कि रिलेटेड है यहाँ पे। आप जानते हैं शूट के टिप पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। बोलते नहीं बोलते? तो साहब ये मैंने एक शूट लिया है और शूट के टिप पर हमने दिखा दिया यहाँ पे मेरिस्टेम को, और मेरिस्टेम को बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम है। इसी को एनलार्ज फॉर्म में मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं। एक नॉर्मल शूट के टिप पर जो शूट अपेक्स होता है उसे कहा जाता है वेजिटेटिव शूट अपेक्स। वेजिटेटिव शूट अपेक्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ करवाता है। कौन सी ग्रोथ करवाता है? वेजिटेटिव ग्रोथ करवाता है। प्लांट में होने वाली ग्रोथ को हम वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते हैं। तो साहब ये वेजिटेटिव शूट अपेक्स है जो कि कोनिकल या डोम के शेप का होता है। या तो ये कोनिकल होगा या फिर ये डोम के शेप का होता है। ये हमने अपेक्स को दिखा दिया साहब। इसी टिप को मैंने यहाँ पे लार्ज फॉर्म में दिखा रखा है, समझ पा रहे हैं आप? ये वेजिटेटिव शूट अपेक्स दिखा दिया। यदि वेजिटेटिव शूट अपेक्स में फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाए, कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजन। ये हार्मोन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो फ्लोरिजन हार्मोन एंड लाइट की प्रेजेंस में वेजिटेटिव शूट अपेक्स से कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स में। तो सब शूट अपेक्स अब हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, और ये अपेक्स फ्लेट या चपटा सा हो जाता है। तो ये हमें ब्रॉड फ्लेट सा दिखाई देगा। तो सब यही अपेक्स फ्लेट हो गया साहब, कन्वर्ट हो गया साहब। देख रहे हैं आप? इस अपेक्स में जो मेरिस्टेम होता है इसे हम नाम देते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम, क्योंकि यही मेरिस्टेम आगे चल के फ्लावर फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सा अपेक्स दिखाया है हमने? रिप्रोडक्टिव अपेक्स दिखाया है। क्या फॉर्म करेगा? फ्लावर फॉर्म करेगा नहीं करेगा? अब सब यही अपेक्स आगे चल के एक छोटी सी प्राइमोडियम बनाता है। तो शूट के टिप पर एक छोटी सी प्राइमोडियम बन जाती है, छोटी सी प्राइमोडियम, और प्राइमोडियम से फाइनली बड बन जाती है। क्या बन जाती है? बड, फ्लोरल बड। तो ये मैंने बड को दिखा दिया है। आपने बड को देखा है? गुलाब की कली देखी है ना? तो बड तो होती है वो। तो साहब ये हमने बड को दिखा दिया। तो पहले प्राइमोडियम बना, क्या बना? प्राइमोडियम। मैंने यहां पे लिख दिया फ्लोरल प्राइमोडियम। कौन सा प्राइमोडियम है? फ्लोरल प्राइमोडियम। छोटा सा प्राइमोडियम बन गया, टिप पर छोटा सा प्राइमोडियम बन गया। इसी प्राइमोडियम के मेरिस्टेम को नाम दिया है हमने फ्लोरल मेरिस्टेम। अब सब फाइनली फ्लोरल बड बन गई, और फ्लोरल बड से आप जानते हैं फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है।
अरे होता नहीं होता? यदि आप इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देंगे और बड़ी भी दिखाई देगी। इन्फ्लोरेसेंस देखा है? और एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडंकल इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, पढ़ा होगा हमने। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी दिखाई देंगे और बर्ड्स भी दिखाई देंगी। इमेच्योर फ्लावर भी होंगे, मैच्योर फ्लावर भी होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया आपको? अब मुझे बताएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यदि हम एसेक्सुअल से कंपेयर करें तो ये प्रोसेस स्लो है या फास्ट है? सेक्सुअल का स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। हम यदि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हुआ, कितना फास्ट होता है? पढ़ा नहीं पड़ा? बैक्टीरिया बाइनरी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। तो याद रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एसेक्सुअल की कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। पहले तो प्लांट को बड़ा होना होता है, पहले प्लांट बड़ा होगा, उसके बाद ही फ्लावर बियर करेगा साहब, वो है ना। फ्लावर बियर करेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा, फिर उनका फ्यूजन होगा तो जाके फर्टाइजेशन होगा साहब। तो ये स्लो प्रोसेस माना जाता है और एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब बच्चों एक बार मॉड्यूल में पेज नंबर 101 स्टार्टिंग से बार रीड करना स्टार्ट करेंगे। एंड्रोशियम से पहले तक का एक बार रीड करिए आप। रीड कर लिया बच्चों? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? और आपको ये भी पता है जो पॉइंट अंडरलाइंड हैं वो एनसीईआरटी के पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के डिस्कस किए हमने। ठीक है, अब इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए आप। ये एसी ऑन है? नहीं ऑन है? ऑन है ना? तो हवा तो आई नहीं रही। आप लोगों को लग रहा है ठंडी हवा आ रही है? अच्छा आप पे आ रही है, हाँ हाँ सही बात है, ब्लेड तो इधर है इसके। नोट कर लिया? जल्दी करिए साहब फटाफट। बहुत कुछ पढ़ाई करनी है अभी, बहुत पढ़ना है, नहीं स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो जाके हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाएगा।
स्टार्टिंग का ये रब कर दूं? अब बच्चों हम एंड्रोशियम की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं फ्लावर के मेल पार्ट को, मेल ऑर्गन को एंड्रोशियम कहा जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, स्टेमन से मिलकर बना होता है। यदि हम प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज को ऑब्जर्व करें तो स्टेमन का नंबर वेरिएबल हो सकता है, इनकी लेंथ भी वेरिएबल हो सकती है। पढ़ा है आपने? यदि हम फेबेसी फैमिली की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है फेबेसी फैमिली में स्टेमन का नंबर 10 होता है, 9+1। याद आया? A9+1 फेबेसी फैमिली। 11th एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं। यदि हम सोलेनेसी फैमिली की बात करें, स्टेमन का नंबर 5 होता है। A5 ब्रैकेट में क्लोज किया था, ध्यान करेंगे आप। याद आ रहा है कुछ? तो कहने का मतलब है अलग अलग फैमिलीज के अंदर स्टेमन का नंबर अलग अलग हो सकता है, स्टेमन का नंबर वेरिएबल होता है और लेंथ भी इनकी वेरिएबल हमें देखने को मिल जाती है। स्टेमन की बात करें, स्टेमन के अंदर दो पार्ट हमें क्लियर कट दिखाई देते हैं। लॉन्ग थ्रेड कहलाएगा फिलामेंट, अपर सोलन एंड कहलाएगा एंथर। और एंथर में यूजुअली हमें टू लोब्स दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं टिपिकल एंथर यूजुअली बाइलोब्ड माना जाता है। कैसा माना जाता है? बाइलोब्ड। एक थर्ड पार्ट है और है, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। ये कनेक्टिव कनेक्ट कर रहा है एंथर को फिलामेंट से। इसे एक छोटे से डॉट की फॉर्म में दिखा देते हैं, लेकिन ये अपर साइड तक रन कर रहा है। रेड कलर में दिखाई दे रहा है आपको? ये अपर साइड रन कर रहा है। आप एंथर को कहीं से भी कट कर लीजिए, कनेक्टिव आपको दिखाई देगा। ये कनेक्टिव दिखा रखा है मैंने, यहाँ पे देख रहे हैं आप? ये कनेक्टिव को शो कर रखा है। कनेक्टिव है मतलब इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो अपर साइड तक फूड एंड वाटर की सप्लाई को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव करेगा साहब।
यदि हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में एंथर हमें टेट्रागोनल दिखाई देता है, फोर साइडेड दिखाई देता है। एनसीईआरटी का पॉइंट ध्यान करेंगे, इन ट्रांसफर सेक्शन एंथर अपीयर्स टेट्रागोनल मींस फोर साइडेड दिखाई दे रहा है, चार साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। देख पा रहे हैं? वो प्लेस जहां से एंथर बस्ट होता है उसे हम स्टोमियम बोल रहे हैं। दोनों साइड में नोच दिखाई दे रही है आपको, ये नोच को क्या कहा? स्टोमियम। ये वो रीजन है जहां से एंथर बस्ट होगा, ध्यान रहे। द प्लेस फ्रॉम वेयर डाइसेंस ऑफ एंथर अकर्स इज नोन एज स्टोमियम। और बच्चों ये हमने चार माइक्रोस्पोरेंजिया दिखा रखे हैं, इनके अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। तो साहब यहाँ पे क्या डेवलप होंगे? माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हुए माइक्रोस्पोर्स। यही माइक्रोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हें पोलन ग्रेन्स कह दिया जाता है। तो याद रहे, आफ्टर मैच्योरेशन माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट इनटू दी पोलन ग्रेन्स। लेकिन फिर भी इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कह दिया जाता है। अब दोनों में माइनर सा डिफरेंस समझेंगे आप, पहले समझने पे ध्यान दे बच्चों। विदाउट एक्जाइन का है तो माइक्रोस्पोर है, एक्जाइन डेवलप होगा तो पोलन ग्रेन कह दिया जाए, इतना डिफरेंस है। पोलन ग्रेन पे एक्जाइन होता है, आउटर कोटिंग एक्जाइन। यदि एक्जाइन वाला स्ट्रक्चर है तो वो पोलन ग्रेन हो गया, विदाउट एक्जाइन का है तो माइक्रोस्पोर है। तो माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कह दिया जाता है, स्ट्रक्चर तो वही है, माइनर सा चेंज आ गया सा। बात समझ में आ रही है? अब सब यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर मौजूद थे तो ये स्ट्रक्चर जिसमें माइक्रोस्पोर बने थे उसे नाम दिया गया माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम दिया गया? माइक्रोस्पोरेंजियम। द स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग माइक्रोस्पोर्स इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए तो स्ट्रक्चर को पोलन सेक कह दिया जाता है। क्या बोल देंगे इसी को हम? पोलन सेक। तो याद रहे, माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर्स इनटू दी पोलन सेक। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि मैच्योर होने पर माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सेक कह दिया जाता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जब यहाँ माइक्रोस्पोर थे तो इसका नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम, जब वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा तो इसका नाम हो गया पोलन सेक। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है, पर्यायवाची के रूप में यूज कर लिया जाता है। जैसे माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कह दिया जाता है, ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सेक भी कह दिया जाता है। टर्म समझ में आ रही है? एनसीईआरटी क्लियर कट लिखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर्स इनटू दी पोलन सेक। मैच्योर होने पर पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है वो। बात क्लियर है? अब मुझे बताएं, एक टिपिकल एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं? फोर। सिंगुलर में कहते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल में कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे एंथीडियम, एंथीडिया, आर्किगोनियम, आर्किगोनिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। तो सिंगुलर प्लूरल समझ में आ रहा है आपको? यहां तक पूरा डायग्राम क्लियर है? तो साहब एक टिपिकल एंथर की बात करें, है ना? टिपिकल एंथर, इन टिपिकल एंथर, टिपिकल एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे? कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। हर एक लोब में दो थीका है। हर एक लोब में कितना थीका है? दो। इसे हम थीका भी बोलते हैं। कैसे? पोलन सेक को या माइक्रो थीका भी कह दिया जाता है, ये थीका भी कहलाएगा। तो हर एक लोब में दो थीका है तो डाइथीकस बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो ईच लोब इज डाइथीकस, हर एक लोब डाइथीकस है। ईच लोब इज डाइथीकस है। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रास्पोरेंजिएट। अब बच्चों इसे थोड़ा सा 3D व्यू में आप समझेंगे, थोड़ा सा 3D व्यू समझेंगे आप, है ना? देखिए इधर, मैंने डस्टर को मान लिया एंथर है। क्या मान लिया? दो लोब दिख रहे हैं आपको, इसे हमने कह दिया है बाइलोब्ड एंथर है। बात समझ में आ रही है? अब सब इसका मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया। ये आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है? टेट्रागोनल हमने कह दिया, टेट्रागोनल ऐसा। हर एक लोब में दो थीका हैं, दो थीका इधर हैं फर्स्ट लोब में और दो थीका सेकंड लोब में। देख पा रहे हैं आप?
तो ईच लोब इज डाइथिकस हो गया नहीं हो गया? इसको मैं यदि डिवाइड करके दिखा दूं तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि हर एक लोब थीका है, ईच लोब इज हैविंग टू थीका, तो हर एक लोब हो गया डाइथिकस। अरे हो गया नहीं हो गया? तो हर एक लोब यहाँ पे डाइथिकस है। बात क्लियर है? अब मैं एंथर कहीं से भी कट करूं, टिप से कट करूं, मिडिल से कट करूं, बेस से कट करूं, सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इट मींस थीका रन्स लेंथ वाइज। जितनी एंथर की लेंथ है वहां तक थीका रन करेगा नहीं करेगा? तो याद है थीका रन्स लेंथ वाइज टू दी एंथर। एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान करेंगे। थीका रन्स लेंथ वाइज टू दी एंथर, तो जितनी एंथर की लेंथ होती है वहां तक थीका रन करेगा साहब। अभी समझने पर ध्यान दीजिए। अब सब दोनों साइड में देखिए, इधर भी नोच दिख रहा है आपको, धसा हुआ पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाया था, नोच दिखाइए, दिख रहा है? ये भी एक नोच इधर इधर दिख रहा है आपको, ये नोच ऐसा धसा हुआ पोर्शन है ना? इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। तो एक एंथर में, टिपिकल एंथर में दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं, धसा हुआ पार्ट होता है सा, यहीं से एंथर बस्ट होता है, इसलिए इसे बोलेंगे लाइन ऑफ डाइसेंस। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ। तो एक टिपिकल एंथर में दो लाइन ऑफ डाइसेंस होती है, ट्रांसफर सेक्शन में इसे स्टोमियम कह दिया जाता है। यही स्टोमियम में देख रहे हैं आप, तो ये ग्रूव की फॉर्म में दिखाई, अंदर धसा हुआ पोर्शन है, देख रहे हैं आप, टीएस का धसा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो याद रहे यही लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, दिख रहा है, यही लाइन ऑफ डाइसेंस है, और यही स्टोमियम है। टर्म समझ में आ रही है? 3D व्यू एकदम क्लियर हुआ? तो एनसीईआरटी में इस तरह के पॉइंट आपको दिखाई देंगे जो मैंने समझाए हैं, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज टू द एंथर सेपरेटिंग द थीका, तो दोनों थीका को इसने सेपरेट कर रखा, देख रहे हैं आप? ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। अब बच्चों एक पॉइंट और, हमने कहा टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है, ये हमने बाइलोब्ड एंथर को दिखा दिया, दिखा दिया सा। अभी समझने पर ध्यान दे बच्चों। पहले बाइलोब्ड एंथर को डाइथीकस कहा जाता था, पहले थीकस का मीनिंग लोब से लिया जाता था, तो बाइलोब्ड एंथर को पहले डाइथीकस बोलते थे, तो कह दिया डाइथीकस है। लेकिन जब एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का नोटिस हो, एनसीईआरटी ने कहा इफ ईच लोब इज हैविंग टू थीका देन इट इज सेड टू बी डाइथीकस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि हर एक लोब में दो थीका है तो इसे डाइथीकस बोलेंगे। तो अब इसका डाइथीकस की डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी गई। पहले बाइलोब्ड को डाइथीकस कहा जाता था, आजकल हर एक लोब में दो थीका तो डाइथीकस इसे कहा जा रहा है। तो इसलिए आप देखें ना, पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है टिपिकल एंथर इज डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या मतलब हुआ? दो लोब वाला है और चार स्पोरेंजिया है, ये मतलब हुआ। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया है, बात क्लियर है? इसलिए हम लिख देते हैं आजकल ईच लोब इज डाइथीकस, हर एक लोब डाइथीकस है, लेकिन फिर भी लिख दिया जाता है टिपिकल एंथर डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट। मीनिंग वही सेम है, ध्यान रहे। बात क्लियर है? चार स्पोरेंजिया दिख रहे हैं तो कह दिया टेट्रास्पोरेंजिएट है। मालवेसी फैमिली के अंदर जो एंथर होता है वो मोनोथीकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है, किडनी शेप का होता है, वो आपके कोर्स में नहीं, छोड़ेंगे उसे आप। यहाँ तक क्लियर है सारे पॉइंट? नोट करिए साबी से। मॉड्यूल पढ़े हैं एनसीईआरटी, बेटा एनसीईआरटी भी पढ़े, मॉड्यूल भी पढ़े। सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है आपके पढ़ाने से कि आपके टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ठीक है? थीका मींस व्हाट? अरे बेटा लिखा हुआ है थीका मींस व्हाट है, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलेंसिक। इसे थीका कहा जा रहा है, लिखा हुआ है वहां पे, देख लीजिए आप, लिखा हुआ है। यस, ओके ओके ओके, हाँ जी। अभी चली कहाँ रहा है आपका ऐसी? मुझे तो एहसास नहीं हो रहा, देखें कितने पसीना आ रहा है। आप अपनी अपनी सोच रहे हो, सर के बारे में सोचते नहीं है। चली कर वाली चीज बन कर वाली जी, बस बाहर जाना पड़ेगा आपको बोलने के लिए। आप क्या सोचो, सर जाएंगे उठ गए? अरे मेरा वजन कम हो जाएगा, चक्कर में पड़ जाए।
बड़ी मुश्किल से तो मैंने बढ़ाया है। नहीं, टाइम लगता है भैया वेट बढ़ने में, ऐसे थोड़ी बढ़ जाता है, और कम होने में और टाइम लगता है। आमिर खान ने एक मूवी के लिए वेट बढ़ाया था। हाँ, आ जाइए बेटा, आ जाइए। ध्यान है, एक मूवी में वेट बढ़ाया था, दंगल में। ऐसे हमने बढ़ा लिया, जब चाहेंगे कम कर लेंगे। नहीं, मूवी आएगी तब पता चलेगा, अभी पाइपलाइन में है। नहीं, एक एक, दोनों कर देंगे, एक ही कर दीजिए। अभी मूवी में काम चल रहा है, ये कौन कर दे है, ये तो आपकी साइड ही आ रहा है। ओ, देखो, मेरे से हटाते तो बंद हो गया वो। है, अब एक लास्ट ट्राई करते हैं, इसको रुक जाएगा। रुक तो गया, बंद भी हो गया वो। चलिए साहब, चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब एक डायग्राम में और ले रहा हूं, इतने से पार्ट को मैं लार्ज फॉर्म में बच्चों शो करूंगा, इतने से पार्ट को देख रहे हैं आप, इतना सा पार्ट लार्ज फॉर्म में शो करने चाह रहा हूं।
लास्ट डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ये ड्रॉ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। यस मेरे दूध बैठे बच्चों, ब्लर है सर, अरे ब्लर कहाँ है, सही तो है, क्लियर नहीं आ रहा बेटा, लॉग आउट करके लॉग इन करें अगेन। क्लियर है, यस, कभी कभी ब्लर आ रहा है, रिफ्रेश करने से हो जाएगा, यस, रिफ्रेश करिए बेटा एक बार, और ज्यादा प्रॉब्लम आए तो लॉग आउट करके अगेन लॉग इन करिए। पास की नजर कमजोर हो गई है सर। भैया अब इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, जूम कर दीजिए बेटा, जूम से नहीं आएगा, सेट किया हुआ है हमने, ऑलरेडी सेट किया हुआ है बेटा, जूम से और ब्लड हो जाएगा ये, और ब्लर हो जाएगा, ध्यान रहे। सर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, थैंक यू थैंक यू। सर अल्ट्रा जूम करना पड़ेगा, अब बेटा इतना तो मुझे आता नहीं है, बच्चे भी अल्ट्रा जूम, देखिए सर सर अल्ट्रा जूम कर दीजिए, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं बच्चे, हम तो ऑन करके पढ़ा देते हैं, यही बड़ी बात है, ये सिस्टम ऑन हो गया, दैट्स ऑल। बच्चों डायग्राम हो गया हो तो आगे बढ़े, इस क्लास में बच्चे पसीने में मार देते हैं मुझे। चलिए साहब स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बच्चों, अब पूरा ध्यान समझने पे लगाना है, बहुत सारे पॉइंट एनसीईआरटी के भी आएंगे। ये डायग्राम कैसे लिया, कहां से कट किया, समझ में आ रहा है, थोड़े से पार्ट को कट करके लार्ज फॉर्म में शो कर रखा है बच्चों। एक टिपिकल एंथर में 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स हमें दिखाई देती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिडम, दीज आर 4 डिफरेंट वॉल लेयर्स। देख ध्यान है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर दिखाई दे रही है आपको, और इसकी हर एक सेल का प्रोबेबिलिटी लेवल 2n होता है। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड, तो हर एक सेल का प्रोबेबिलिटी लेवल होगा 2n। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी नहीं करेगी, तो एपिडर्मिस का फंक्शन प्रोटेक्टिव हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब आते हैं एंडोथीसियम पे, आप देख रहे हैं एंडोथीसियम भी यहाँ पर हमने सिंगल लेयर की फॉर्म में शो कर रखी है, तो हमने कह दिया एंडोथीसियम इज ऑल्सो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, और एंडोथीसियम की हर एक सेल भी होती है डिप्लॉइड है, तो साहब ये भी डिप्लॉइड है। एंडोथीसियम इज आल्सो नोन एज फाइब्रस लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलोजिक फाइबर, अल्फा सेलोजिक फाइबर प्रेजेंट होने की वजह से एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। मैं कई जगह और की जगह इजिकल टू लिख देता हूं, बात समझ में आ रही है आपको, इजिकल टू मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, और लिख दीजिए, इजिकल टू एक ही बात है ना। तो ये मैंने 3 सेल्स को निकाल के साइड में दिखा रखा है। अब आप देखिए एंडोथीसियम की इनर टेंजेंशियल वॉल पर एंड रेडियल वॉल पर अल्फा सेलोजिक फाइबर दिखाई दे रहे हैं। अल्फा सेलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, पढ़ा होगा आपने, और कुछ केलोस के बैंड्स भी हमें दिखाई देते हैं। केलोस क्या है, केलोस इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा 13 ग्लूकन, केलोस इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा 13 ग्लूकन, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। कौन, केलोस, ये आपने पढ़ा होगा प्लांट एनाटोमी में, सी ट्यूब के जो पोर्स होते हैं उसी पोर पर केलोस का डिपोजिशन हो जाता है, जब सीप ट्यूब बोल्ड हो जाती है तो केलोस का डिपोजिशन हो जाता है, पढ़ा है आपने, केलोस, डेफिनेटिव केलोस, सीजनल केलोस, ये एनाटोमी के अंदर आता है, ठीक है।
तो अभी इतना सा याद रहे, कैलोस भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और अल्फा सेलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और ये दोनों सब्सटेंस नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मींस वाटर लविंग होते हैं, मॉइस्चर को वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो साहब एंडोथीसियम की इनर टेंजेंशियल वॉल में एंड रेडियल वॉल में वाटर का अमाउंट कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन आउटर वॉल थिन दिखाई दे रही है आपको, देख रहे हैं आप? ये जो आउटर वॉल है ये थिन है, इस आउटर वॉल में बहुत कम वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि आउटर वॉल में किसी भी टाइप की थिकनिंग या डिपोजिशन नहीं है, कोई थिकनिंग नहीं है, कोई डिपोजिशन नहीं है, देख पा रहे हैं आप? थिकनिंग या डिपोजिशन कहां पर है? इनर टेंजेंशियल वॉल पर है और आउटर रेडियल वॉल पर है, लेकिन आउटर वॉल पे किसी भी टाइप का डिपोजिशन नहीं है। जहां से एंथर बस्ट होता है, स्टोमियम की बात कर रहा हूं, स्टोमियम रीजन की सेल्स में किसी भी टाइप का डिपोजिशन नहीं होता है, ये सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं। यदि यहाँ की सेल भी थिक वॉल्ड हो जाती तो डाइसेंस पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एंडोथीसियम का फंक्शन है एंथर के डाइसेंस में हेल्प करना। एंडोथीसियम हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर के बस्टिंग में, डाइसेंस में, फटने में कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हेल्प करता है, ठीक है? अब इतना सा पॉइंट याद रहे कि एंडोथीसियम हेल्प्स इन डाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डाइसेंस में हेल्प करेगा एंडोथीसियम। यहां तक बात क्लियर है? अब आ रहे हम मिडिल लेयर्स पे। मिडिल लेयर्स का नंबर 1 to 3 होता है, ये 1 से लेकर 3 तक होती हैं। 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक मिडिल लेयर्स होती हैं। मिडिल लेयर्स की भी हर एक सेल का प्रोडी लेवल 2n होता है, ये भी डिप्लॉइड होती हैं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी आप जानते हैं डिप्लॉइड है। चीजों को समझते चले बच्चों, नोट बाद में करिएगा। मिडिल लेयर्स आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर, नेचर में कैसी होती है? पैरेन्काइमेटस होती है, इनमें स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है। मिडिल लेयर के स्टोर्ड फूड को टैपिटम एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? टैपिटम। और अंदर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि अंदर डिवीजन होना है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनने हैं, पोलन ग्रेन बनने हैं, तो अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट है। कौन देगा फूड? इसे टैपिटम देगा। कहां से लेके देगा? मिडिल लेयर से लेके देगा। जब तक मिडिल लेयर में फूड प्रेजेंट था, मिडिल लेयर लिविंग थी। जिस दिन मिडिल लेयर का फूड खत्म हो जाएगा, मिडिल लेयर भी खत्म हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, तो मिडिल लेयर शुरुआत में खत्म हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में टैपिटम इनका फूड एब्जॉर्ब करके अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो याद है मिडिल लेयर्स आर शॉर्ट लिव्ड, लाइफ कम होती है, तो इन्हें एफीमेरल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जिनकी लाइफ कम होती है उन्हें एफीमेरल कहा जाता है। आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं एफीमेरल प्लांट से। जो प्लांट जिनकी लाइफ कम होती है उन्हें एफीमेरल कह दिया जाता है। तो मिडिल लेयर भी कैसी होती है? एफीमेरल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, इनकी लाइफ कम होती है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, जब उसमें पोलन ग्रेन बन जाएंगे, तो आपको मिडिल लेयर देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे खत्म हो चुकी होगी, ये शुरुआत में खत्म हो जाती है साहब। अब आ रहे हम टैपिटम पे। टैपिटम सिंगल लेयर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप? सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर टैपिटम देख पा रहे हैं? सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर है। अब सब इस टैपिटम के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है, फूड प्रेजेंट होता है। टैपिटम अपना फूड भी धीरे धीरे अंदर ट्रांसफर करता रहता है। बच्चों टैपिटम न्यूट्रिशन मतलब फूड देने के अलावा एंजाइम का सिक्रीशन भी करता है, हार्मोन का सिक्रीशन भी करता है, ध्यान रहे। इसलिए टैपिटम को मेन न्यूट्रिटिव लेयर माना जाता है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? टैपिटम प्रोवाइड करता है। तो याद रहे मेन न्यूट्रिटिव लेयर इज टैपिटम। अभी हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को एक बार, बोले ना? तो यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, आउटर 3 वॉल लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस। अब एनसीईआरटी ने 2 फंक्शन को एक साथ दे दिया था। आप इतना सा याद रखें, जितनी ज्यादा वॉल लेयर्स होंगी उतना प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो आउटर 3 वॉल लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये बात तो सही है। एंड हेल्प इन डाइसेंस, डाइसेंस में कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम करती है। तो याद रहे एंडोथीसियम ही डाइसेंस में हेल्प करती है। एनसीईआरटी ने 2 फंक्शन को कलेक्टिवली दे दिया है, इसलिए दे दिया गया आउटर 3 वॉल लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस, और डाइसेंस में हेल्प भी करती है, और वो स्पेशली कौन सी है? एंडोथीसियम है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब साहब यहाँ पे सेंटर में टिश्यू भरा हुआ है, देख रहे हैं आप? सेंटर में कौन सा टिश्यू है? इस बार टिश्यू है, इसकी हर एक सेल डिप्लॉइड है। जो टिश्यू आगे चल के स्पोर फॉर्म करता है उसे नाम दिया गया स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इससे आगे चल के माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो इसे नाम दिया स्पोर टिश्यू। इसी टिश्यू की हर एक सेल को आगे चल के हम बोलेंगे पोलन मदर सेल, या कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। सॉरी एमएमसी लिखना है यहाँ पे ना, एमएमएम लिख दिया मैंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल बोल दीजिए, या माइक्रोस्पोर मदर। ऊपर एस लिखा है मतलब पोलन मदर सेल्स, एस का मतलब सेल्स हो गया है ना?
या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है, समझ में आ रहा है? पोलन मदर सेल, पोलन की माँ है तो पोलन ग्रेन बना दिया इसने। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर की माँ है तो माइक्रोस्पोर बना दिया। टर्म समझ में आ रही है? तो इन दोनों टर्म्स को भी सिनोनिमसली यूज कर रहे हैं हम, ध्यान रहे। किस किस को? पीएमसी एमएमसी को। या एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल नहीं है, ध्यान रहे। मेगास्पोर मदर सेल को एमएमसी लिखा जाता है, ध्यान रहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है, सेल डिप्लॉइड है, लेकिन बनने वाले माइक्रोस्पोर या पोलन हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से बनते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं एंथर का डाइसेंस कैसे होता है, ठीक है? अब बच्चों तो देखिए, दो लोब में 4 पोलन सेक आपको दिख रहे हैं, 4 पोलन सेक है। इन दोनों पोलन सेक के बीच में यहाँ टिश्यू भरा होता है, उसे हम बोलेंगे स्टेराइल टिश्यू है। इधर भी स्टेराइल टिश्यू, इधर भी स्टेराइल टिश्यू है, देख पा रहे? जब तक स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होगा तब तक डाइसेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टेराइल टिश्यू को डिजेनरेट होना बहुत जरूरी होता है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर एंथर में टेपिटम डिजेनरेट हो चुका होता है। एट लास्ट टेपिटम विल डिजेनरेट, लास्ट में टेपिटम खत्म हो जाएगा। टेपिटम ने अपना न्यूट्रिशन पूरा दे दिया, खत्म हो गया साहब, और मिडिल लेयर पहले ही खत्म हो गई। तो मुझे बताएं मैच्योर एंथर में वॉल लेयर्स का नंबर 2 या 4? 2। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, दो ही वॉल लेयर दिखाई देंगी। मिडिल लेयर तो शुरुआत में डिजेनरेट हो गई थी, और टेपिटम लास्ट तक आते आते वो भी खत्म हो गया साहब, खत्म हो गया, डिजेनरेट हो गया। तो दो ही वॉल लेयर आपको दिखाई देंगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। अब साहब ये एंथर है, एंथर बाइलोब्ड एंथर है साहब, ठीक है? जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो स्टेराइल टिश्यू डिजेनरेट होने लग जाता है। अब सब स्टेराइल टिश्यू के डिजेनरेट होने की वजह से ये दोनों पोलन सेक आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जुड़ गए साहब ये? तो पोलन ग्रेन स्टोमियम तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, देख रहे हैं आप? लेकिन यहां नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जब मैच्योर हो गया तो ये भी जुड़ जाएंगे आपस में, स्टेराइल टिश्यू डिजेनरेट हो गया साहब। तो याद रहे, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो दोनों पोलन सेक के बीच में प्रेजेंट स्टेराइल टिश्यू डिजेनरेट हो जाता है, तो दोनों साइड का स्टेराइल टिश्यू खत्म हो चुका है साहब, खत्म हो गया साहब। दोनों पोलन सेक आपस जुड़ गए। अब मुझे बताएं, हाउ मेनी पोलन सेक्स कैन बी सीन इन ए मैच्योर एंथर? 2। नॉर्मल एंथर का पूछेगा तो 4 आंसर जाएगा, मैच्योर एंथर का 2। हाउ मेनी डिफरेंट वॉल लेयर्स आर फाउंड इन एन एंथर? 4। इन ए मैच्योर एंथर 2। 4 का 2 करना है, वॉल लेयर का नंबर भी 4 का 2 करना है, और पोलन सेक का नंबर भी 4 का 2 करना है। बात यहां तक क्लियर है? अब साहब ये एंथर मैच्योर हो चुका है, इस पे सनलाइट पड़ रही है साहब, ये हमने सनलाइट डाल दी साहब इस पे, ठीक है? सनलाइट पड़ गई साहब इस पे। सनलाइट पड़ेगी तो वाटर का लॉस होगा, नहीं होगा? तो साहब यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी सनलाइट डाल दी है हमने, वाटर का लॉस चल रहा है साहब। यहाँ पर भी सनलाइट आई है, एंडोथीसियम की वॉल पर सनलाइट आई साहब, वाटर का लॉस हुआ। आउटर वॉल में पहले ही वाटर कम होता है, वाटर का लॉस होती है, आउटर वॉल श्रिंक हो गई और कॉनकेव हो जाती है। कैसे हो गई? कॉनकेव। तो सनलाइट पड़ती है, आउटर वॉल श्रिंक और कॉनकेव हो जाती है, लेकिन इनर वॉल कॉनकेव नहीं हो पाती है क्योंकि इनर वॉल थिक होती है। देख पा रहे हैं आप? आउटर वॉल कॉनकेव हो गई साहब। अब सब आउटर वॉल के कॉनकेव होने से क्या हुआ बच्चों? पहले सरफेस एरिया इन 3 सेल का इतना था, अब सरफेस एरिया इतना सा रह गया, देख रहे हैं आप? इतना सरफेस एरिया था, अब ये कम हो गया, नहीं हो गया? इट मीन सरफेस एरिया कम होने लग जाएगा यहाँ से। तो से जैसे जैसे वॉल कॉनकेव होती जाएंगी सरफेस एरिया कम होने लग जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो पुलिंग फोर्स से खिंचाव डेवलप होगा, नहीं होगा? तो दोनों साइड से पुलिंग फोर्स से खिंचाव डेवलप होगा। जब पुलिंग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो थिन वॉल्ड सेल्स इस फोर्स को बियर नहीं कर पाएंगी और ये यहाँ से सेल्स बस्ट हो जाएंगी और पोलन रिलीज हो जाएंगे। ऐसे यहाँ से सेल्स बस्ट हो जाएंगी, पोलन रिलीज हो जाएंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये प्रोसेस एग्जाम में नहीं पूछते लेकिन समझना है, ठीक है? जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है स्टेराइल टिश्यू डिजेनरेट हो जाता है। अब सब इस पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी वाटर का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ तो आउटर वॉल से वाटर का लॉस होते ही आउटर वॉल श्रिंक हो जाती है, कॉनकेव हो जाती है। कॉनकेव होते ही सरफेस एरिया कम हो गया साहब। सरफेस एरिया कम हो गया, जब हजारों लाखों सेल का सरफेस एरिया कम होने लग जाता है तो दोनों साइड से पुलिंग फोर्स डेवलप होता है। पुलिंग फोर्स को ये थिन वॉल्ड सेल से बियर नहीं कर पाती है और यहाँ से एंथर बस्ट हो जाता है, पोलन रिलीज हो जाते ही। रिमेनिंग सेल थिक वॉल्ड हैं, वो पुलिंग फोर्स को बियर कर रही है। कहने का मतलब है जो कमजोर है वही तो मरता है। आपने एक रस्सी को लिया, एक रोप को लिया, रस्सी बीच में से पतली, दोनों साइड से ठीक है, आपने दो लोगों ने इधर से खींचा, दो से इधर खींचा, कहाँ टूटेगी? जहां से बीच में से पतली वहां टूट जाएगी साहब, होता नहीं होता? वही सेम केस यहाँ पर है। स्टोमियम की सेल थिक वॉल्ड है, मतलब ये वाली सेल थिक वॉल्ड है
तो यहाँ से एंथर बस्ट नहीं होगा, लेकिन स्टोमियम की सेल थिन वॉल्ड है तो यहाँ से बस्ट हो जाएगा। तो जहां थिन वॉल्ड सेल्स हैं वो पुलिंग फोर्स को बियर नहीं कर पाती हैं और फाइनली एंथर बस्ट हो जाता है। आपको इतना सा याद रखना है, एंडोथीसियम हेल्प्स इन द सेंस ऑफ एंथर, इतना पॉइंट याद रख लेंगे। और वो रीजन, वो प्लेस जहां से एंथर बस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टोमियम। बात क्लियर? चलिए साहब आगे बढ़ रहे हैं। एपिडर्मिस डिस्कस हो चुका है, मिडिल लेयर डिस्कस हो गया है, एंडोथीसियम डिस्कस हो गया है। अब टेपिटम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेपिटम की हर एक लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टेपिटम की बात करने जा रहे हैं हम, रब कर दूं इसे। टेपिटम ये टेपिटम की सिंगल सेल को मैंने यहाँ पे शो किया है। टेपिटम की सेल में शुरुआत में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो सिंगल न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। टेपिटम की सेल में होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन बोल दीजिए या बोल दीजिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पे न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड होगा तो एक से कितने बन जाएंगे, दो। तो सब टेपिटम की सेल में शुरुआत में सिंगल न्यूक्लियस था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो टेपिटम की सेल में एक से दो न्यूक्लियस बन गए साहब। टेपिटम की सेल हो चुकी है बाई न्यूक्लिएटेड, इसे बाई न्यूक्लिएट सेल भी कह दिया जाता है या बाई न्यूक्लिएटेड सेल भी कह दिया जाता है। अब टेपिटम की सेल में अगेन हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एफएनडी का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब सब अगेन डिवीजन हो गया तो 2 से 4 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया साहब। तो टेपिटम की सेल हो चुकी है मल्टी न्यूक्लिएटेड या इसे मल्टी न्यूक्लिएट सेल भी कह दिया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा है, हाउ कुड टेपिटल सेल्स बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, आंसर जाएगा ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बात क्लियर यहां तक? अब इन सेल्स को देखिए, मैंने कुछ सेल में न्यूक्लियस 2 दिखा रखे, कुछ में 4 न्यूक्लियाई भी शो कर रखे हैं, देख रहे हैं आप। तो टेपिटम की सेल्स या तो होंगी बाई न्यूक्लिएटेड या होंगी मल्टी न्यूक्लिएटेड। बात क्लियर? अब सब टेपिटम की हर एक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस का प्लोइडी लेवल 2n है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम है साहब। बच्चों एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस को दिखा दिया मैंने, देख रहे हैं आप, ये डिप्लॉइड सेल है। आप जानते हैं मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी, तो शुरुआत में सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी नहीं होगी? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखा दिए हमने, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है साहब इसके अंदर। अरे होगा, ये मैंने एक कोई सा भी न्यूक्लियस दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, सारे शो नहीं किए। टेपिटम की सेल में एक प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। और एंडोमाइटोसिस होने की वजह से टेपिटम की सेल हो जाती है पॉलीप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल थी, अब ये हो चुकी है पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। आप ये भी जानते होंगे कि डिप्लॉइड से ज्यादा प्लॉइडी लेवल होता तो उसे पॉलीप्लॉइड कर दिया जाता है। डिप्लॉइड ज्यादा, 2n से ज्यादा 3n 4n 5n 6n 7n 8n पॉलीप्लॉइड बोलते नहीं बोलते? अब सब डिप्लॉइड से सेल हो गई पॉलीप्लॉइड। प्रोसेस को थोड़ा समझेंगे कि एंडोमाइटोसिस किसे कहा जाता है, सेल बायो के अंदर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा समझा रहा हूं मैं। पहले हम नॉर्मल माइटोसिस की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं नॉर्मल माइटोसिस में 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज स्टेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, ध्यान आया? मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में एनाफेजिक पोल पर मूव करने लग जाते हैं। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन चुके होते हैं, ध्यान है?
लेकिन यदि हम एंडोमाइटोसिस की बात करें तो एंडोमाइटोसिस के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती ही नहीं है, इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यदि क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोमाइटोसिस कहते हैं। एंडो मतलब अंदर, अंदर ही सब बड़े डबल हो गए हो तो एंडोमाइटोसिस हो गया। सा बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? तो आपको इतना सा याद रखना है कि एंडोमाइटोसिस के केस में सेल्स पॉलीप्लॉइड हो जाती हैं। अब साहब यहाँ जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये सारे न्यूक्लियाई होंगे पॉलीप्लॉइड। कैसे होंगे? पॉलीप्लॉइड। और इन सबको कलेक्टिवली कह देते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको इतना सा याद रखना है कि टेपिटम की सेल के बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट होने का रीजन है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और टेपिटम की सेल के पॉलीप्लॉइड होने का रीजन है एंडोमाइटोसिस। इतना तो याद कर लेंगे? नोट करिए साहब इसे। वेरी गुड, क्लियर क्लियर, गुड गुड गुड। यस यस, ओके, क्रिस्टल क्लियर, गुड। एंडोमाइटोसिस एक बार और बता दीजिए, दोबारा बताता हूँ बेटा, एक बार नोट कर लीजिए। डाइसेंस का मीनिंग बेटा डाइस होना, बस्ट होना, फटना। एंथर फटेगा, बस्ट होगा, उसे डाइसेंस बोलेंगे। विदाउट लाइट नाइट में डाइसेंस कैसे होगा? अरे ड्राई सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा भैया। कई बार रात के समय टेम्परेचर बढ़ जाता है, ध्यान करें आप। रात को गर्मी नहीं लगती आपको कई बार? ड्राई सीजन में डाइसेंस होता है, ये ध्यान रहे आप। एंडोमाइटोसिस को एक बार अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एंडोमाइटोसिस के केस में प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया सा। तो ये मेम्ब्रेन कभी भी डिसअपियर नहीं होती, डिसअपियर नहीं होगी तो रीअपियर भी नहीं होगी, इंटैक्ट बनी रहेगी सा। साबत के साबत बनी रहेगी ये हो गया एंडोमाइटोसिस, सिंपल सा प्रोसेस है। यहां तक बात क्लियर है? अभी 15 मिनट बाकी है ना? चलिए साहब, रब कर दूं इसे ही। अब बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ टेपिटम के बारे में। फंक्शंस ऑफ टेपिटम। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता नहीं करता? किसे प्रोवाइड करेगा? सेंटर में जो भी सेल है, यहां पर जो भी सेल है उसे न्यूट्रिशन देने का काम टेपिटम कर रहा है। बच्चों इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आ जाए टिक करेंगे, टेपिटम इन्हें न्यूट्रिशन दे रहा है साहब। कोई सी भी सेल आ जाए, सेंटर में फूड ट्रांसफर कर रहा है, तो सेंटर में जो भी टिश्यू है, जो भी सेल है, उसे न्यूट्रिशन देने का काम टेपिटम करेगा। चाहे वो एमएमसी हो, पीएमसी हो, माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर बोल दें, डेवलपिंग पोलन बोल दें, न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? टेपिटम करेगा साहब। सेकेंड पॉइंट, इट सिक्रेट्स एन एंजाइम एंड हार्मोन। टेपिटम एक एंजाइम और एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नेम है केलेस एंजाइम। केलोस नहीं बोल रहा मैं, केलेस। इसे केलेज भी बोल दिया जाता है, केलेज एंजाइम। केलेज बोल दीजिए, केलेस बोल दीजिए। और हार्मोन ऑक्जिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ऑक्जिन हार्मोन आईएए, इंडोल एसिडिक एसिड का सिक्रीशन टेपिटम करता है। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
अब सब इधर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से मैंने एक सेल को निकाल के बाहर दिखा दिया है। सेल को कहा स्पोरोजिनस सेल, डिप्लॉइड सेल हो गई डिप्लॉइड सेल है। अब थोड़ा पॉइंट को ध्यान से सुनना है। यहां पर सेंटर में जितना भी टिश्यू भरा हुआ है, ये टिश्यू की सारी सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। पढ़ा है आपने कि प्लांट सेल्स के बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अरे पढ़ा है कि प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो साहब ये जितनी भी सेल्स आपको दिखाई दे रही है, टिश्यू की जितनी भी सेल्स दिख रही हैं, इन सब के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्माटा है। इन कनेक्शन को ब्रेक करना है क्योंकि हर एक सेल को इंडिविजुअल सेल के फॉर्म में डेवलप होना है। कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए सेल क्या करती है? सेल अपने चारों तरफ केलोस का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है। तो हर एक सेल के चारों तरफ केलोस की लेयर बन जाती है। केलोस कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान करेंगे। तो हर एक सेल के चारों तरफ एक केलोस की लेयर का सिक्रीशन हो जाता है। तो सब इस सेल ने अपने चारों तरफ केलोस की लेयर डेवलप कर ली है। सब किसकी लेयर है ये? केलोस, कार्बोहाइड्रेट है तो केलोस की लेयर डेवलप हो गई। साहब केलोस की लेयर डेवलप होने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बना है इसे कह दिया जाता है पीएमसी या कह दिया जाता है एमएमसी, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दिया जाता है। बच्चों दोनों के अंदर माइनस सा डिफरेंस है, देख पा रहे हैं आप, लेकिन फिर भी दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। तो साहब यहाँ पे जितनी भी सेल्स आपको सेंटर में दिखाई दे रही है, हर एक सेल ने अपने चारों तरफ केलोस की लेयर का सिक्रीशन कर दिया। केलोस ने क्या किया? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को, प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर दिया। सा तो यहाँ पे केलोस का फंक्शन है प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक करना, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कट कर देना। बात समझ में आ रही है? अभी समझने पर ध्यान दें, नोट बाद में करिएगा। तो साहब ये सेल हो गई पोलन मदर सेल या कह दिया हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये सेल डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा। साहब आप जानते हैं एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और एक डिप्लॉइड सेल में मियोसिस से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता नहीं होता? तो साहब टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। साहब क्या बन गया? ये टेट्राड। इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कह दिया जाता है या पोलन टेट्राड भी कह दिया जाता है। तो साहब इस टेट्राड के चारों तरफ भी आपको केलोस की लेयर दिखाई देगी। साहब और यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया है केलोस लेयर वाले पे। तो साहब केलोस की लेयर हमें यहां पर भी दिखाई दे रही है। ये स्ट्रक्चर बना है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसे पोलन टेट्राड भी कह दिया जाता है, पोलन टेट्राड, पोलन टेट्राड। अब मुझे बताएं टेट्राड का प्लॉइडी लेवल N 2N 3N 4N। N कुछ बच्चे जोड़ के लिखे आते हैं 4N। अरे चारों सेल को जोड़ के नहीं लिखना है। टेट्राड का प्लॉइडी लेवल N होता है। इंडिविजुअल सेल का प्लॉइडी लेवल एग्जाम में लिखा जाता है, इंडिविजुअल न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल एग्जाम में लिखा जाता है। ध्यान रहे, बात समझ में आ रही है? जैसे एम्ब्रियो से एक होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, उसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं, है ना। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं तो सब 2N होनी चाहिए सेंट्रल सेल। तो अरे दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए एम्ब्रियो से को हैप्लॉइड मानते हैं क्योंकि सारे न्यूक्लियस वहां हैप्लॉइड होते हैं। तो एम्ब्रियो से का प्लॉइडी लेवल N माना जाता है। इंडिविजुअल न्यूक्लियस को देखा जाता है, इंडिविजुअल सेल का न्यूक्लियस देखा जाता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब मेरे यहाँ 1 लाख सेल हैं, मैंने आपसे कहा बताइए सर प्लॉइडी लेवल क्या है, तो आप 2N बोलेंगे या 2 लाख N बोलेंगे? 2N बोलेंगे। ये थोड़ी सारी सेल को जोड़ के बोल दिया सर ये तो 1 लाख सेल हैं तो 2N से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लाख N हो गया साहब प्लॉइडी लेवल। इंडिविजुअल सेल का प्लॉइडी लेवल देखा जाता है, ध्यान रहे, बात समझ में आ रही है? तो सब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुका है, पोलन टेट्राड बन चुका है और ये केलोस लेयर से कवर्ड है। बच्चों 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय केलोस लेयर। एक बार तो ऑप्शन में पीएमसी दिया था, बच्चों टिक कर दिया था। एक बार फिर क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन में टेट्राड ऑप्शन था, टिक कर दिया बच्चों ने। तो ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, पीएमसी, एमएमसी और टेट्राड कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर केलोस लेयर से सराउंडेड है। बात यहां तक क्लियर है? अभी सुनने पे ध्यान दें, ठीक है। अब सब टेट्राड के जो 4 माइक्रोस्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों माइक्रोस्पोर के बीच में भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा होंगे नहीं होंगे?
अब इन कनेक्शन को ब्रेक करना है, क्योंकि हर एक सेल को इंडिविजुअल सेल के फॉर्म में डेवलप करना है। इन कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए ये टेट्राड अपने इनर साइड में भी केलोस का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। तो टेट्राड के इनर साइड में भी केलोस का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया साहब। तो टेट्राड के बाहर भी केलोस है, अंदर भी केलोस है साहब। तो केलोस अंदर भी बन गया साहब, बन गया। अब केलोस की हेल्प से ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली डिस्कनेक्टेड हैं। Externally, these cells are attached with each other with the help of Kalos, but internally these cells are disconnected. Kalos ने कनेक्शन ब्रेक कर दिए हैं, साइटोप्लाज्म काट दिए हैं, बंद कर दिए हैं साहब, तो डिस्कनेक्ट कर दिया साहब इंटरली। लेकिन चारों सेल को ऊपर से जोड़ के रखा हुआ है। तो केलोस कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट है, म्यूसिलेज की फॉर्म में होता है, इस तरह का होता है, तो जोड़ के रखा हुआ है। अब साहब इस केलोस को डिसोल्व करना है, तो चारों को सेपरेट करना है, तो कौन सा एंजाइम आएगा बताएं? केलेस। अब टेपिटम ने सिक्रेट कर दिया केलेस एंजाइम। जब ये टेट्राड मैच्योर हो जाता है तो टेपिटम केलेस एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो साहब यहाँ केलेस एंजाइम आ गया साहब, केलेस एंजाइम आ गया साहब। आप जानते हैं पेक्टिनेज एंजाइम डिसोल्व करता है पेक्टिन को, सेलुलेज एंजाइम डिसोल्व करता है सेलुलोज को, केलेस एंजाइम डिसोल्व करेगा केलोस को। और साहब इसने केलोस को डिसोल्व कर दिया, और केलोस के डिसोल्व होते ही चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं, और यही माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होकर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो साहब चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए साहब। तो यहां पे 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो चुके हैं, और चारों माइक्रोस्पोर यहाँ हैप्लॉइड हैं, और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोसेस समझ में आया? तो केलेस का फंक्शन समझ में आ गया ना आपको? बिल्कुल। तो केलेस एंजाइम का फंक्शन है केलोस को डिसोल्व करके चारों को सेपरेट कर देना। नोट करिए साहब इसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। ऑनलाइन वाले बच्चों से देख लिया जाए क्या बच्चे लिख रहे हैं, दूर बैठे बच्चे हैं हमारे। हो गया? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। एंडोमाइटोसिस किस में हो रहा है? अरे भैया टेपिटम की सेल में हो रहा है एंडोमाइटोसिस। सर मूवी कब आ रही है? अरे पाइपलाइन में है अभी, अभी उसकी एडिटिंग चल रही है। सर आप दंगल 2 मूवी करो। हाँ करेंगे करेंगे डेफिनेटली। सर पूरी बॉटनी आप पढ़ाओ, बेटा भी ये तो पढ़ लो यार, इसके बाद डिसाइड करेंगे। सर पाइप से कब निकलेगी मूवी? अभी कोरोना टाइम के पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था अपना, बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पार्टी नहीं चल रही है, पढ़ाई चल रही है, ये कहा था मैंने। और वो वीडियो इतना वायरल हो गया, 25-30 लाख बच्चों ने वीडियो देख लिया। वो इतना ज्यादा वायरल हो गया वीडियो। देखी है? यस, बच्चों ने देख लिया। अरे वाह सर, आप यूट्यूब स्टार हैं। अरे भैया एक ही वीडियो डाला है मैंने तो, आज तक वीडियो नहीं डाला है मैंने। हाँ देखा है, अरे बच्चों ने देख रखा है, देखे साहब, बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। और वैसे ही बना लिया मैंने, क्लास के अंदर में पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते ही उस टाइम पावरी वाला चल रहा था, पावरी है ना, तो वो पावरी वाला वीडियो आया था पाकिस्तान से, ध्यान है। और मैंने कहा चलो अपन भी कुछ बनाते हैं, मैंने कहा बच्चों एक बना दें, बच्चों ने कहा यस सर, तो मैंने इसी वीडियो बना लिया। मैंने कहा ये हम हैं, ये हमारे एलन के स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई चल रही है, पार्टी नहीं चल रही है। और यूट्यूब पे डालती तो वो ऐसा वायरल हुआ, ऐसा वायरल हुआ। चलिए साहब, यहाँ तक क्लियर है?
प्रोसेस समझ में आया? इस प्रोसेस को मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पूरा ध्यान बोर्ड पर। हमने कहा स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। इन प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए हर एक सेल अपने चारों तरफ केलोस का सिक्रेशन करती है। केलोस का सिक्रेशन हो गया, केलोस की लेयर का फॉर्मेशन हो गया साहब। ये केलोस ने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को ब्रेक करने का काम कर दिया है। क्लोज की लेयर बनने के बाद अब इस सेल को पीएमसी या एमएमसी कह दिया जाता है, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दिया जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज ए पोटेंशियल पोलन मदर सेल और पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल बिकॉज इट फॉर्म्स पोलन टेट्राड आफ्टर मियोसिस। बात समझ में आ रही है? तो इसकी हर एक सेल को पोटेंशियल पोलर मदर सेल या पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल का है, हमने ध्यान रही क्योंकि इसमें मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, पोलन बनते हैं सब। तो इन दोनों टर्म्स को सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, ध्यान रही। तभी तो नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। जो सेल स्पोर बनाएगी उसे नाम दिया गया स्पोरोजिनस सेल। स्पोर बना रही है तो इसी सेल को एमएमसी पीएमसी कह दिया गया। माइनर सा डिफरेंस है, तो एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में कुछ भी हो टिक कर देंगे साहब कि दोनों को सिनोनिमसली यूज करते हैं, हम ध्यान रहे, ठीक है। अब सब एमएमसी पीएमसी में मियोसिस होता है। मियोसिस हुआ तो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। टेट्राड को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड है। क्लोडी लेवल हो गया एन। अब सब टेट्राड के चारों तरफ भी केलोस की लेयर प्रेजेंट है। टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोर भी आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। इन कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए ये टेट्राड अपने इनर साइड में भी केलोस का सिक्रेशन करता है। केलोस की वजह से टेट्राड के सारे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्लाज्मोडेस्मेटा ब्रेक हो जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर इंटरनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं लेकिन एक्सटर्नली चारों को जोड़ के रखा हुआ है केलोस ने। अब केलोस को डिसोल्व करना है तो अब टेपिटम केलेस एंजाइम का सिक्रेशन करता है। टेपिटम यदि केलेस एंजाइम का सिक्रेशन टाइम से पहले कर दे तो, ये तो मैच्योर होने के बाद सिक्रेशन हुआ था। यदि टेपिटम केलेस एंजाइम का सिक्रेशन टाइम से पहले कर दे तो हाँ यस, तो साहब ये इकट्ठे जुड़े जुड़े रह जाएंगे फिर तो, ये है ना। तो ये बनने के बाद, मैच्योर होने के बाद केलेस एंजाइम का सिक्रेशन किया साहब। केलेस एंजाइम ने केलोस को डिसोल्व कर दिया और चारों माइक्रोस्पोर को सेपरेट कर दिया और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के एंजाइम डेवलप करके पोलन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी 2 फंक्शन डिस्कस किए हैं, 3 फंक्शन इसके और बाकी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और भी हमें डिस्कस करना है, फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस या पेटल से, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे हम और इसके रिमेनिंग फंक्शन डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ा क्लियर हुआ? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और आप बच्चे यहाँ पे आते हैं एप्पल वेप्पल लेके करें आप, ठीक है। ब्रेक में एप्पल खा लिया करें बच्चों। हाँ यस, आप एप्पल खाएंगे, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा, बॉडी का आयरन होता है एप्पल के अंदर, पढ़ा है आपने। और आयरन बॉडी में जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा और हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल यदि कम जाएगा तो वीकनेस आएगी, नींद आएगी, थकान होगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। आईफोन 30, अरे भैया आईफोन, अच्छा वो बच्चा ये बोला आईफोन है। हाँ आईफोन नहीं सर, आपकी मूवी की हीरोइन कौन है? बेटा मुझे नहीं, ऑक्सीजन आईएए, आईए का मतलब होता है बेटा इंडोल एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे डिवीजन चल रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा नहीं हो रहा यहाँ पे, तो मियोसिस को प्रमोट करने का ऑक्सीजन कर रहा है, ध्यान रहे आईएए इंडोल एसिटिक एसिड डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।